यह एक ऐसी कहानी है जिसे सुनते वक्त आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक बदकिस्मती लड़की जिसकी शादी टूट जाती है और बारात बिना उसे लिए वापस हो जाता है। फिर आगे जो हुआ सो देखने लायक है। देखिए, कहानी को लास्ट तक देखना। बहुत समय पहले की बात है। पश्चिमी भारत में बसा चंदगढ़ गांव। इस गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था वीरनाथ। असल में यह एक धूर्त और मक्कार आदमी था जो भोले भोले गरीब लोगों को ठग लेता था। एक दिन व्यापारी वीरनाथ सिंह अपनी हवेली में बैठे गहरी सोच में डूबा था। उसकी आंखों में कुटिलता झलक रही थी। वह मन ही मन एक चालाकी भरी योजना बना रहा था। आज ही गंगाधर के घर जाना चाहिए, उसकी बेटी की शादी है। यह सही मौका है। अगर सब कुछ मेरी योजना के मुताबिक हुआ तो उसके खेत खलिहान और बेटी के दहेज पर सिर्फ मेरा हक होगा। योजना बनाकर वीरनाथ ने अपने मुनीम रघुपति से कहा और कुछ लठैतों को बुलाया और गंगाधर के घर की ओर चल पड़ा। शादी का माहौल था। ढोल नगाड़ों की गूंज से पूरा गांव झूम रहा था। अचानक व्यापारी वीरनाथ के आने की खबर फैल गई। लोग फुसफुसाने लगे, अरे यह क्यों आ रहा है? कोई अशुभ संकेत तो नहीं? गंगाधर घबराया हुआ दौड़ता हुआ दरवाजे तक पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, धन्य है सेठ जी जो इस शुभ अवसर पर मेरे घर पधारे। वीरनाथ व्यंग से मुस्कुराया और बोला, अरे गंगाधर, तू अपनी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से कर रहा है, लेकिन क्या सोचा कि इस शादी में तेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा? फिर मुझसे उधार ली गई रकम कैसे चुकाएगा? यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने घबराते हुए कहा, वीरनाथ साहब, यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो आपसे कभी कोई कर्ज लिया ही नहीं। वीरनाथ ढका लगाकर बोला, वाह, अब काम निकल जाने के बाद रंग बदल दिया। क्या तुझे याद नहीं, आज से 5 साल पहले तूने मुझसे सोने की अशर्फियां उधार ली थी? गंगाधर ने दृढ़ता से कहा, नहीं सेठ जी, मैंने आपसे कुछ भी नहीं लिया। वीरनाथ ने अपने मुनीम रघुपति को इशारा किया, मुनीम जी, खाता खोलो और सबको दिखाओ। रघुपति ने झटपट खाता खोला और एक पन्ना वीरनाथ को दिखाया। फिर पास खड़े नौजवान से कहा, बेटा, इसे पढ़कर सुनाओ। नौजवान ने पढ़ना शुरू किया, मैं गंगाधर निवासी चंद्रगढ़ अपने पूरे होश हवास में यह स्वीकार करता हूँ कि मैंने व्यापारी वीरनाथ से 50 सोने की अशर्फियां उधार ली है। यह कर्ज मैं 6 महीने के भीतर ब्याज सहित चुका दूंगा। यदि नहीं चुका सका तो मेरे खेत और खलिहान व्यापारी वीरनाथ साहब की हो जाएंगे। गंगाधर स्तब्ध रह गया और गुस्से में चीख उठा, नहीं, यह सब झूठ है। वीरनाथ ने कटाक्ष किया, तो क्या इस पन्ने पर तेरा नाम और तेरा अंगूठे का निशान भी झूठा है? गंगाधर व्याकुल होकर बोला, इसका क्या सबूत है कि यह निशान मेरा ही है? वीरनाथ ठहाका मारकर हंसा, मुझे पता था तू यही कहेगा, इसलिए मैं कोतवाल सूरजलाल को भी लाया हूँ। कोतवाल ने कागज को ध्यान से देखा और कहा, गंगाधर, अभी इसी वक्त इस पन्ने पर दोबारा अंगूठे का निशान लगा, मैं मिलान करने देखूंगा। लाचार गंगाधर ने कांपते हाथों से निशान लगा दिया। कोतवाल ने दोनों निशानों को देखा और सख्त लहजे से कहा, दो निशान एक ही हैं, यानी यह कर्जनामा असली है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अब तो गंगाधर फंस गया। वीरनाथ अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। उसकी योजना सफल हो चुकी थी। उसने मन ही मन सोचा, बेचारा गंगाधर, इसे क्या पता कि होली के दिन जब यह मेरी हवेली में भाग के नशे में था, नाच रहा था, तब मैंने इसे बहला फुसला कर इस पन्ने पर अंगूठे का निशान लगवा लिया था। गंगाधर की सांसें तेज चलने लगी। अचानक उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वह लड़खड़ाया और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। लोग घबरा गए। किसी ने चीख कर कहा, अरे इसकी तो सांसें ही नहीं चल रही है, गंगाधर तो मर गया। जहाँ कुछ देर पहले शादी की खुशियां थी, वहाँ अब तमाम छा गया। दूल्हे के पिता गुस्से में बोला, बेटा, हम यहाँ से एक
झूठे कर्जदार की बेटी से रिश्ता नहीं जोड़ सकते, चलो वापस चलते हैं। बारात बिना दुल्हन को लिए वापस लौट गई। जहां गांव के लोग धीरे धीरे अपने घरों की ओर बढ़ रहे थे, वहीं एक युवक रतनलाल नदी किनारे अकेला बैठा था। सोच रहा था बेचारे गंगाधर ने किसी का क्या बिगाड़ा था, उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। अब उसकी बेटी सुमित्रा का क्या होगा, कौन करेगा उस अभिमान से शादी। इन्हीं विचारों में डूबा रतन अचानक एक आवाज सुना, छपाक। उसे लगा कोई नदी में कूद गया। बिना कुछ सोचे वह झटपट पानी में कूदा और तेजी से तैर कर डूबते हुए व्यक्ति को बाहर निकाला। जैसे ही किनारे पर पहुंचा, उसकी सांसें रुक गई और कोई और नहीं बल्कि वही दुल्हन थी जिसकी बारात अभी अभी बिना उससे लिए वापस चली गई थी। लड़की फुट फुट कर रोने लगी, तुमने मुझे क्यों बचा लिया, मुझे मर जाने देते, रतनलाल ने धैर्य से कहा और नरम स्वर में पूछा, इस तरह अपनी जान क्यों देना चाहती हो। सुमित्रा ने आंसू पोंछते हुए कहा, जिस लड़की की बारात बिना उसे लिए लौट जाए, उसके पिता की पगड़ी पूरी बिरादरी में उछाली गई हो, वह और क्या कर सकती है। तो तुम गंगाधर काका की बेटी हो। सुमित्रा सुसकते हुए बोली, हाँ मैं वही अभागिन हूँ। मेरे बापू चले गए, घर में अब कोई नहीं बचा, मैं आखिर जिंदा रहकर क्या करूँ। रतन ने गंभीर स्वर में कहा, ऐसा मत करो सुमित्रा, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सहारा दूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा, चलो मेरे साथ, मेरे घर चलो। सुमित्रा को जैसे कोई उम्मीद की किरण दिखी। उसकी आंखों में असमंज था, लेकिन मजबूरी में वह रतनलाल के साथ उसके घर चली गई। अगले दिन रतनलाल व्यापारी वीर सिंह की हवेली पर गया और वीर सिंह को जाकर कहा, सेठ जी, मैं आपकी हवेली में नौकरी करना चाहता हूँ, मुझे काम पर रख लीजिए। व्यापारी वीर सिंह कुछ सोचते हुए बोले, सुनो रतनलाल, मैं तुम्हें काम पर तो रख लूंगा, पर एक शर्त पर। अगर तुमने नौकरी छोड़कर जाने की कोशिश करी तो तुम्हें अपने नाक कान कटवाकर जाने होंगे, और अगर मैं तुम्हें नौकरी से निकाला तो मुझे नाक कान कटवाने होंगे। रतनलाल ने कहा, मैं सहमत हूँ सेठ जी। और फिर रतनलाल वहां से चला गया। अगले सुबह रतनलाल सेठ के घर काम पर पहुंचा। सेठ ने दिल में सोचा, मैं इसे इतना थकाऊंगा कि खुद ही भाग जाएगा। वह बोला, रतनलाल, 2 खेत जोतने हैं, आओ, फिर शाम को चूल्हे के लिए लकड़ियां भी लाना है। रतन खामोशी से खेत की तरफ निकल गया। उसने दिन भर पेड़ के नीचे सोया। शाम होते ही उसने एक मोटी लकड़ी के हल्के 3-4 टुकड़े किए, फिर उनका गड्ढा बनाया। लकड़ी के गड्ढे को सर पर रखकर घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर लकड़ी का गड्ढा फेंका और खामोशी से खाना खाने के लिए बैठ गया। सेठ ने नौकर से कहा, इसे एक मुट्ठी चावल दे दो और चम्मच दाल, यही है खाना। रतन ने सेठ की बात सुनी, यहाँ रहना है तो एक मुट्ठी चावल पर रहो, वरना निकल जाओ। रतन ने खामोशी से कहा, वाह चावल। पानी पिया और उठकर सोने के लिए चल गया। उसे गाय और बैलों के पास सुलाया गया, लेकिन रात को भूख ने उसे सोने ना दिया। पेट में चूहे दौड़ रहे थे। कुछ देर करवटें बदलता रहा। बेचारे को बिना कुछ खाए ही कैसे नींद आए, लेकिन वह क्या व्यापारी से कम चालाक था। वो धीरे से उठा और गाय की तरफ गया। उसने देखा कि एक छोटा सा बछड़ा रस्सी से बंधा हुआ है। रतन ने चुपके से बछड़े की रस्सी खोली। बछड़ा फौरन अपनी माँ के नीचे जाकर दूध पीने लगा। जैसे ही बछड़े ने मुंह लगाया, गाय के थन में दूध आ गया। रतन ने मौका नहीं छोड़ा, बछड़े को दोबारा बांधा और सारा दूध खुद ही पी गया। पेट भरने के बाद उसने सुकून की नींद आई। फटकार कर सोया। सुबह जब व्यापारी की पत्नी दूध निकालने गई तो थन बिल्कुल खाली थे। वह हैरान रह गई। उसने जाकर यह बात व्यापारी को बताई। व्यापारी आकर गाय के करीब झुका ही था कि गाय ने जोर की लात मारी और वह पीछे जा गिरा। व्यापारी के गिरने की आवाज सुनकर रतन की आंखें खुल गई। वह मन में सोचने
रतन को भूखा सुलाएगा तो ऐसे ही गाय की लात खाएगा, और यह रोज का काम बन गया। रतन हर रात बछड़े को छोड़ता, गाय का सारा दूध खुद ही पी जाता और दिन भर काम करता रहता, लेकिन वह शरीर से कमजोर होने के बजाय पहले से भी ज्यादा तंदुरुस्त और मजबूत दिखाई देता। व्यापारी हैरान रह जाता, यह लड़का एक मुट्ठी चावल खाता है, सारा दिन काम करता है और फिर भी ऐसे तंदुरुस्त है, कैसे? उसे क्या खबर थी कि उसकी गाय का सारा दूध रतन के ही पेट में जा रहे थे। कुछ दिन बाद व्यापारी की पत्नी अपने मायके चली गई। पूरा महीना गुजर गया, लेकिन वह वापस न आई। व्यापारी अकेला होकर उदास रहने लगा। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह खुद जाकर अपनी पत्नी को वापस लाएगा। उसने रतन लाल से कहा, रतन, मेरे साथ चलना है, तुम्हारी मालकिन को लेने जाना है। फिर दोनों ससुराल की तरफ चल दिए। उनके पास सिर्फ एक घोड़ा था, उस पर सेठ खुद बैठा और रतन को पैदल साथ चलने को कहा। रतन मन में मुस्कुराया, अच्छा तरीका निकाला है मुझसे जान छुड़ाने का। सोचा, मैं रास्ते में मर जाऊंगा और यह जनाब घोड़े पर आराम से ससुराल पहुंच जाएंगे। अगर तुझे होश ना दिलाई तो मेरा नाम भी लालों के लाल रतन लाल नहीं। कुछ दूर चलने के बाद सेठ थक गया। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। सेठ लेटकर आराम करने लगा और रतन से कहा, घोड़े का ख्याल रखना, मैं जरा आंख लगा रहा हूँ। रतन बोला, हाँ जी सेठ जी, आप बेफिक्र आराम करें, मैं बैठा हूँ। थोड़ी ही देर बाद कुछ सौदागर काफिले के साथ वहां से गुजरे। रतन ने घोड़े की पूंछ का थोड़ा सा हिस्सा काटा और उसे अपने पास रख लिया और फिर घोड़ा उन सौदागरों को बेच दिया। सौदे के बाद रतन एक झाड़ी के करीब जाकर बैठ गया और पूंछ का कटा हुआ हिस्सा एक चूहे के सुराग पर रख दिया, जैसे वह चूहे को पकड़ने बैठा हो। थोड़ी देर बाद सेठ की आंखें खुली। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो घोड़ा गायब था। रतन झाड़ी के पास बैठा था, हाथ में पूंछ का टुकड़ा था। सेठ ने जब आंखें खोली तो रतन को घोड़े की पूंछ पकड़े झाड़ी में के पास देखा। वो गुस्से से बोला, रतन, मेरा घोड़ा कहाँ है? रतन ने मासूम लहजे में कहा, सेठ जी, घोड़ा तो चूहे के बिल में घुस गया। मैंने बड़ी मुश्किल से इसकी पूंछ पकड़ रखी है, अकेला खींच नहीं पा रहा हूँ, जरा आप भी जोर लगाइए। सेठ गुस्से में आ गया और जैसे ही उसने घोड़े की पूंछ खींची, पूंछ उसके हाथ में रह गई। यह क्या मजाक है? सेठ चिल्लाया। रतन ने सहज भाव से कहा, सेठ जी, आपने खुद कहा था अगर जाना है तो मेरे नाक कान काट कर जाओ। तो आप ही बताइए, पूंछ तो मेरे साथ रह गई, अब घोड़ा नहीं रहा। सेठ कुछ न कह सका। मजबूरी में उसे रतन को फिर साथ लेकर आगे बढ़ना पड़ा। रास्ते में एक बाजार आया। सेठ ने वहां से दूसरा घोड़ा खरीदा, इस बार काला घोड़ा। वह दोनों आगे बढ़े। रास्ते के पड़ाव में डाला गया। सेठ ने रतन से कहा, यह घोड़ा खास है, इसे खूब रगड़ कर नहलाओ, सारी मैल छीलनी चाहिए। रतन ने बाजार जाकर वो घोड़ा भी बेच दिया और इस बार एक खूबसूरत सफेद खरगोश ले आया। अब सेठ की आंखें खुली रह गई। तो रतन खरगोश ले बैठा था। रतन, घोड़ा कहाँ है? रतन ने बड़ी सादगी से कहा, सेठ जी, आपने कहा था रगड़ रगड़ के नहलाओ। मैंने इतना रगड़ा कि घोड़े का काला रंग उतर गया। अब देखिए, यह बिल्कुल सफेद हो गया और इतना रगड़ दिया कि वह सिकुड़ कर यह खरगोश जैसा बनकर रह गया। सेठ ने दांत पीसे, मगर शर्त के मुताबिक वह कुछ भी कर नहीं सकता था। अब दोनों पैदल चलने पर मजबूर हो गए। ससुराल करीब आ गया था, मगर सेठ भूख से निढाल हो चुका था। सारी रकम घोड़ों पर खर्च हो चुकी थी और खाने पीने का सामान भी खत्म हो चुका था। सेठ एक पेड़ के नीचे बैठा और रतन से कहा, रतन, जा मेरे ससुराल खबर दे कि आपका दामाद आ रहा है, वह लोग खुश होकर मेरे लिए खाने पीने का इंतजाम करेंगे। रतन रवाना हुआ। उसे गफलेबाजी करने का एक और मौका मिल चुका था। रतन जैसे ही वह सेठ के ससुराल पहुंचा तो उसने अपना परिचय देकर सेठ के आगमन की खबर दी। सेठ की सास ने
फिक्रमंदी से पूछा, बेटा हमारे दामाद जी तबीयत से अच्छे तो हैं? रतन ने सादगी से जवाब दिया, नहीं, उनका वक्त ठीक नहीं है। आपके दामाद जी को सख्त पेट की खराबी हो गई है। रतन को जब सेठ के साथ ससुराल जाना पड़ा तो रास्ते भर सेठ ने उसे सताने का कोई मौका नहीं छोड़ा, मगर रतन ने हर बार अक्ल, सब्र और हाजिर दिमागी से उसे नाकाम कर दिया। वह कभी घोड़ा बेचकर उसकी पूंछ चूहे के बिल में फंसाकर बहाना बनाता, तो कभी खच्चर के बदले खरगोश लाकर सेठ को थमा देता, लेकिन सेठ शर्त के मुताबिक कुछ न कर सकता। उसे कर्मों का फल तो मिलना ही था। अब सुनो आगे की कहानी। जब दोनों ससुराल पहुंचे तो रतन ने वहां भी चालाकी दिखाई। सेठ के नाम पर खिचड़ी और अपने लिए खीर, पूरी, हलवा और रायता और तैयार करवा लिया। सेठ को गुस्सा तो बहुत आया, मगर बोला कुछ ना सका, क्योंकि अपना किया कभी माफ नहीं करता। रात को दोनों की चरपाइयां छत पर लग गई। रतन मजे से खराटे मारकर सो गया, मगर बेचारा सेठ भूखा करवटे बदलता रहा। जब सेठ को नींद नहीं आई तो उसने रतन को जाकर कहा, यार तूने तो खीर पूरी खाकर खराटे ले लिए, मैं यहाँ भूखा प्यासा मरा जा रहा हूँ। तो रतन ने चुपके से एक तरकीब सोची। छत में पुराना धमला, यानी एक सुराख जो पहले जमाने में गेहूं या मक्की नीचे गिराने के लिए इस्तेमाल होता था। रतन ने सेठ की कमर में रस्सी बांधी और कहा, सेठ जी नीचे रसोई में पकवान पड़े हैं, आप जाइए खा लीजिए, और जब पेट भर जाए तो रस्सी हिलाकर मुझे जगा दीजिए, मैं आपको ऊपर खींच लूंगा। सेठ बेहद खुश हुआ। वह फौरन नीचे उतर गया और हलवा पूरी पर ऐसे टूट पड़ा जैसे बरसों से भूखा हो। खा पीकर जब पेट भरा तो सेठ ने रस्सी को हिलाकर धीरे से आवाज दी, रतन अब मुझे ऊपर खींच लो। जब रामू का बेटा रतन सेठ गंगाधर के साथ ससुराल पहुंचा तो उसने एक एक करके अपनी योजना, अकल और हाजिर दिमागी से वह सब सिखाए जो बरसों पहले सेठ रामू को जलील करने का सताया था। रात को रतन ने चालाकी से सेठ को रस्सी बांधकर धमला के जरिए रसोई में उतार दिया, ताकि वह जाकर पेट भरकर खा ले, मगर फिर खुद रतन खराटे लेते हुए गहरी नींद में चला गया। अब नीचे सेठ खा पी कर तैयार बैठा था, आहिस्ता आहिस्ता आवाजें दे रहा था, अरे रतन, ओ रतन, खींच मुझे, ऊपर खींच। मगर रतन बेखबर था। इधर सेठ की सास पानी पीने आई, दरवाजे के पास आई तो अंदर से आवाजें सुनी, खींच खींच, मुझे ऊपर खींच। मगर रतन बेखबर था। इधर सेठ की सास पानी पीने दरवाजे पास आई तो वह आवाजें सुनी, खींच खींच, जल्दी खींच। बेचारी घबरा गई, भागकर सेठ के ससुर को जगाई, अरे जी, रसोई में कोई जीन या भूत आ गया है जो बार बार कह रहा है, खींच खींच, जल्दी खींच। बड़े ससुर ने फौरन बेटे, दामाद और हम साये जमा किए और सब रसोई के दरवाजे पर कान लगाए खड़े हो गए। अंदर से आवाजें आ रही थी, अरे रतन, मरवाएगा क्या, जल्दी खींच। तब तक रतन जग गया, जल्दी से रस्सी खींचकर सेठ को ऊपर खींच लिया। जब तक ससुर ने दरवाजा खोला, सेठ वापस छत पर पहुंच चुका था। नीचे रसोई खाली देखकर सब हैरान होकर अपने कमरों पे वापस चले गए, लेकिन किस्मत तो कुछ और लिख चुकी थी। रतन को गफलेबाजी अभी कहाँ रुकी थी। रात में आखिरी पहर सेठ के पेट में मरोड़ा चलना शुरू हो गया। उसने रतन को फिर से जगाया, उठ, मेरे साथ खेतों तक चल, बहुत जोर से दबाव लग रहा है, शायद पेट खराब हो गया है। रतन आधी नींद में बोला, सेठ जी, बाहर जाने की क्या जरूरत है, यहाँ पास एक मिट्टी की हांडी रखी है, उसमें ही काम निपटा लीजिए, सुबह मैं चुपके से ले जाकर फेंक आऊंगा। अब भला सेठ करे तो करे क्या, मजबूरी थी, दबाव से मारता क्या, ना करता बेचारा। सेठ हांडी में ही काम निपटा लिया। जब सेठ का पेट खाली हो गया तो वह भी गहरी नींद में सो गया। सुबह जल्दी आंख खुली तो सेठ ने रतन को जगाया, उठ जल्दी, यह हांडी बाहर फेंका।
वरना लोग देख ही लेंगे। अब मेरी पूरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। मगर रतन तो खराटे मार रहा था। सेठ ने उसे खूब हिलाया मगर कोई फायदा ना हुआ। सेठ ने आखिरी फैसला लिया। उसने चादर ओढ़ी, हांडी को सिर पर रखा और दबे कदम सीढ़ियां उतरने लगा। जैसे ही आंगन में पहुंचा, क्या देखता है ससुर भैंसों को चारा डाल रहा है। सेठ नजरें चुराकर जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ रहा, मगर रतन की आखिरी चाल यह सब रतन छत से देख रहा था। मौके का इंतजार कर रहा था। जल्दी से करीब रखी एक लकड़ी की मोटी लाठी उठाई, दबे पांव नीचे उतारा और पीछे से सेठ पर हमला आवर होने के लिए तैयार हो गया। नीचे उतरा और पीछे से सेठ पर हमला आवर होने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही सेठ चादर ओढ़कर सिर पर हंडी रखे जंगल की तरफ बढ़ जा रहा था ताकि अपनी इज्जत बचा सके, रतन ने फौरन पूरे गांव में शोर मचा दिया। चोर चोर, अरे देखो सिर पर हांडी लेकर चादर ओढ़े जा रहा है चोर। कुछ लोग जो सुबह सवेरे भैंसों को चारा देने जाग चुके थे, जल्दी से ठंडे डंडे और लाठियां लेकर आवाज की तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने दूर से सेठ को देखा, चादर ओढ़े हांडी उठाया जा रहा था। बस यही है चोर। और फिर दे दनादन सेठ पर लाठियां बरसाने लगी। कोई हाथ मार रहा था, कोई बेहोशी में चिल्ला रहा था, अरे मैं चोर नहीं हूँ, मैं सेठ गंगाधर हूँ। मगर किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इसी शोर शराबे में सेठ के ससुराल वाले भी आ पहुंचे। सबके हाथों में लाठियां थी। तब रतन ने एक आखिरी बात कहकर तमाशा मुकम्मल कर दिया, अरे भाई सब लोग तो यहाँ हैं, पर हमारे सेठ जी कहाँ? सब चौंक गए। हाँ वाकई दामाद जी तो शोर सुनते ही गायब हो गए। आखिर कहाँ है? जब उन्होंने चादर खींच कर देखा तो सामने खुद उनका दामाद बैठा था। चेहरा शर्मिंदगी से झुका हुआ था, जिसमें नीला पड़ा और सिर पर हांडी और हांडी में हलवा। पूरी महफिल में हंसी गूंज उठी। हंसी का तूफान था। सेठ शर्म से पानी पानी हो चुका था। इज्जत, गुरूर और रुतबा सब मिट्टी में मिल चुका था। सेठ का पछतावा रतन की जीत हो रही थी। ससुर जी ने दामाद को घर के अंदर ले जाकर दूसरे कपड़े पहनने को दिए। सेठ की पत्नी को भी साथ किया और सबने सेठ के साथ उसकी पत्नी को विदा किया। जब सेठ और रतन घर पहुंचे तो रतन ने कहा, सेठ जी आपकी हांडी पर जो पहली लाठी पड़ी थी वह मैंने ही मारी थी, और जो चोर चिल्ला रहा था वह भी मैंने ही था। सेठ ने चौंक कर पूछा, रतन लाल तुम्हें यह सब करके क्या मिला? आखिर तुमने यह सब क्यों किया? रतन ने कहा, मुझे वही मिला जो तुम्हें गंगाधर को बेइज्जत कर उसके खेत खलिहानों को हड़प कर मिला था। बेचारे सुमित्रा की शादी तुड़वा कर मिला था। यह सुनकर सेठ की आंखों में आंसू आ गए और वह कांपती आवाज में बोला, रतन मुझे माफ कर दो। मैं अब आगे से किसी भी गरीब को नहीं सताऊंगा। मुझे माफ कर दो और तुम यहाँ से नौकरी छोड़कर जाओ और मेरा पीछा छोड़ो। रतन लाल ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी क्या आप भूल गए कि आपको इसके लिए नाक कान कटवाने पड़ेंगे? क्या आप इससे सहमत हो कि आप अपने नाक कान कटवाएंगे और मैं नौकरी छोड़ जाऊंगा? सेठ रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो रतन लाल, मैं नाक कान तो नहीं कटवा सकता, पर गंगाधर के खेत खलिहान और घर वापस कर दूंगा। रतन लाल ने कहा, इतना ही नहीं सेठ जी, तुम्हें पूरे गांव वालों के सामने सुमित्रा से माफी मांगनी पड़ेगी। सेठ वीर सिंह इससे सहमत हो गया और पूरे गांव वालों के लिए सामने उसके सुमित्रा से माफी मांगी। गांव वालों ने सुमित्रा की शादी में खर्च हुए धन को ब्याज सहित सेठ जी से वसूल किया और सेठ को कुछ दंड भी देना पड़ा। इसके बाद सुमित्रा और रतन लाल ने बड़ी धूमधाम से अपनी शादी करी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें।